देखो, एक इंडियन सिटीजन था, वो क्या किया, उस नागरिक ने क्या किया, वो चला गया पाकिस्तान। भारतीय नागरिक था, पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से वह पीआर समझते हो, परमानेंट रेजिडेंट ऑब्लिक, एक और क्या बोला, रीसेटलमेंट। रीसेटलमेंट को लेकर के इंडिया में वापस आता है, तो हम उसको इस केस में मानेंगे कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद के कंडीशन को अप्लाई मानेंगे। उन्नीस जुलाई या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में आता है पाकिस्तान से, तो उस व्यक्ति को 6 महीने के बाद पंजीकरण कराना पड़ेगा। अगर कोई भारतीय पाकिस्तान गया लेकिन परमानेंट रेजिडेंस या रीसेटलमेंट के तहत परमिट लेकर के भारत में वापस आता है, तो हम उसको 19 जुलाई 1948 के बाद आया हुआ मान करके उसको सिटीजनशिप दे सकते हैं, अलबत्ता उसके पास 6 महीने की गुंजाइश ना हो, क्योंकि इसकी कोई चर्चा नहीं है। नहीं समझ में आई बात? आ गई समझ में बात? यह किन नागरिकों के लिए है? जो भारत के थे, पाकिस्तान माइग्रेट किए, लेकिन वहां से वो परमिट लेके कि नहीं भैया हम पीआर, हमको रीसेटलमेंट, हम इंडिया ही जाएंगे। हाँ, हटा इसलिए देखो, तो यहां सालों साल से रहा है ना, तो उसको एक एग्जम्पशन मिलेगा और यह दिया जा सकता है। और कंडीशन क्या मानेंगे कि वह 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, बाद आया ही है। समझ में आ गया? हाँ, ये तो संविधान में आ गई हैं, बट एक्ट में इसको, हाँ, हम लोगों ने थोड़ा लिखे। उसे भारत के नागरिकता में पंजीकृत किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से प्रवासित माना जाएगा और उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए वही शर्तें होंगी। समझ गए ना? कौन सी शर्त? जो इसके बाद इंप्लीमेंट होती है। समझ गए ना? And the same condition would be apply समझ गया ना? ठीक, यह मार्च से 50 के बीच के कंडीशन पे हो रहा है। अगर मार्च में आए हैं तो 19 जुलाई से पहले वाले कंडीशन में आपका हो जाएगा। 19 अगर बाद में आए हैं तो ये बशर्ते कब तक, 26 जनवरी 50 तक। उसके बाद आए हैं तो लठ मार्ग भगाया जाएगा। क्लास चल रही है, 8 बज गया, अब निकल रही हैं ऐसे। ठीक है? हाँ, अब आया ना समझ में? समझ में तुम लोग पहले ही आ जाना चाहिए, खिड़की खोल नहीं रहे हो तुम लोग। 8 में आओ। अब 7 यहीं क्लियर कर दिया, ऑलमोस्ट हो गया है। चलो 8 में आ जाओ। 8 क्या लिखाया था पहला? पंजीकरण द्वारा नागरिकता संबंधित। सुनो है बबली बंटी, देख पहला 5 में क्या सुना बच्चा? रिधिमा, 5 आर्टिकल में हम लोग क्या पढ़े? तुम लोगों को थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूं।
हम लोगों ने आर्टिकल 5 में क्या पढ़ा बच्चा? हम भारतीय नागरिकता की बात की, भारत के लोगों की अपनी। 6 में जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए। 7 में किसकी बात की? वो भारतीय जो पाकिस्तान चले गए और उनसे जुड़ा। आप समझे? और 8 में अब क्या बात करने जा रहे हैं? अब रजिस्ट्रेशन से। अब ये सब सोनिया गांधी वगैरह है, न यहाँ के न वहाँ के, जहाँ तहाँ के। आओ भारत में स्वागत है। ठीक है, लिखिए आर्टिकल 8 में लिखिए पंजीकरण द्वारा नागरिकता संबंधित है। सिटीजनशिप 8 में लिखिएगा, डील विद द सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, इट इज एप्लीकेबल टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यह भारतीय मूल के व्यक्तियों पर लागू होता है। पहले भी तो लिखवाया था ये। आर्टिकल 8 डील विथ सिटीजनशिप ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट इज एप्लीकेबल टू पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। यह भारतीय मूल के व्यक्तियों पर लागू होता है जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत से बाहर रह रहे थे, who at the time to commencement of the Constitution were residing outside India। आउटसाइड इंडिया का मतलब एक्सेप्ट पाकिस्तान, समझ गया ना? ये नहीं कि पाकिस्तान में रहे उनको आउटसाइड इंडिया, वहीं से तो बवाल है ना? हाँ, इसमें प्रावधान है, इट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन हु कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन कोई व्यक्ति जो स्वयं को क्या बोलेंगे? हु, सेल्फ लिख, स्वयं, आर आइदर ऑफ दिस पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, या उसके माता पिता, आर एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, या उसके दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ था, भारत क्षेत्र में हुआ था, was born in the territory of India। ठीक, अब यहां कंफ्यूज मत रहिए। टेरिटरी अकॉर्डिंग टू एक्ट 1935 लिख लो ब्रैकेट में। हाँ, आया समझ में? टेरिटरी 1935। और जो सामान्य तौर पर भारत के बाहर किसी देश का निवासी था, एंड हु आर ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर किसी देश में सामान्य रूप से रह रहा। सामान्य का मतलब सिटीजनशिप ना लिया हो। अगर सिटीजनशिप ले लेगा तो फिर तो नहीं मिलेगा ना। ऐसा पंजीकरण अनुरोध करने वाले आवेदन की प्राप्त किया जाता है। ऐसा अगर वो पंजीकरण के लिए आवेदन देता है, इफ ही वॉज रजिस्टर्ड एज सच,
application the application could be made before or after January 26, 1950। अनुरोध करने वाले आवेदन की प्राप्ति होती तो आवेदन 26 जनवरी 1950 से पहले या उसके बाद किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बच्चा क्या है कि अगर आपने क्या किया, लिखो, अच्छा पहले इंग्लिश वाले लिखो एक लाइन। आर्टिकल 9 क्लियरली स्टेट्स दैट, अनुच्छेद 9 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से, अ पर्सन हु हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, कर ली है स्वेच्छा से। बहुत आसान है ये वाला आर्टिकल 9। सुनो, किसी ने अमेरिका की नागरिकता ले ली, उसे भारत की नागरिक नहीं माना जाएगा। आगे लिख, उसे भारत का नागरिक नहीं माना गया। शैल फॉरेन स्टेट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, डीम्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर कोई स्वेच्छा से, माना आप यूएसए का सिटीजनशिप ले लिए, ब्रिटेन का ले लिए, यूके का ले लिए, अब आप इंडिया का जो सिटीजनशिप है ऑटोमेटिक आप माने नहीं जाएंगे इसमें, आर्टिकल 9 में। ठीक है, लिखो। लिखो, भारत में कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। थस देयर इज टू बी नो ड्यूल सिटीजनशिप फॉर इंडिया, या फ्रॉम इंडियंस कर लो, या फॉर इंडियंस कर लो। भारतीयों के लिए कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। ऐसे नहीं आप कनाडा की सिटीजनशिप ले लीजिए, इंडिया के ले लिए, या इंडिया के थे आप कनाडा के लिए, जैसे कनाडा के लेंगे इंडिया खत्म हो जाए, एक ही रहेंगे। हमारे यहाँ 2 विवाह और 2 नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तलाक दे के ले सकते हैं, कर सकते हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है, मालूम है कि नहीं? कौन किया है? नहीं, वो किया है तो है कौन? वो क्या करते हैं? वो जॉब करता है, गवर्नमेंट में है। कौन सी गवर्नमेंट नौकरी में है यार? बताया नहीं होगा, वो लोगों को तफ्तीश नहीं हुई, उसे नौकरी चली जाएगी। नहीं, शरीयत थोड़ी ना वहाँ चल रहा है। नहीं, पर्सनल लॉ हम मानते ही नहीं है सरकारी नौकरी में। 4 बीवी लेके घूमेंगे दफ्तर में, हम नहीं मानते पर्सनल लॉ को। हम एक ही लॉ मानते हैं, पर्सनल लॉ। किसकी? पर्सनल की? नहीं, 3 तलाक लिखा था हमने, कानून नहीं बना दिया। तलाक 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 बोले, तड़ाक तड़ाक तड़ाक। सर्विस में एक आईएएस ऑफिसर आप 4 बीवी करेंगे, क्या मैसेज जाएगा? कहेंगे पर्सनल लॉ में लिखा है, तो बोले तो नौकरी छोड़ा। फिर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है? फिर तो उनके लिए अलग से कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा। अच्छा तमाशा ये। कहाँ कंडक्ट कोड में ये लिखा है? अरे कहाँ लिखा है? कंडक्ट कोड एक ही लिखा हुआ है,
वो यूसीसी की बात कर रहे हैं, जैसे जौनसार का इलाका यूसीसी ने छोड़ दिया तो चाहे जैसे कीजिए, लेकिन अगर कोई जौनसार का व्यक्ति आईएएस बनेगा तो ये ऐसे नहीं है कि वो वाला चीज़ वहाँ अप्लाई करेगा, क्योंकि आपके जो प्रिविलेजेस होते हैं ना, हमेशा विशेषाधिकार जब मिलते हैं तो सामान्य अधिकार घटते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे आप आईएएस बनेंगे ना तो सब्जी खरीदने का जो सामान्य अधिकार था वो आप खो देंगे। अब ऐसे नहीं झोला लेके डीएम साहब सब्जी खरीदने गए हैं, आप किराने की दुकान पे जो बैठ करके चाय की दुकान में मगजमारी करते हैं, बैठ के नहीं आइए आइए डीएम साहब और क्या हाल है, पनावतनी सुरती, ऐसे सब बंद हो जाएगा, ये सामान्य अधिकार खो जाते हैं। ठीक है, एक ही कर सकते हैं। अब क्या करना है दो करके, नहीं वो बताया नहीं होगा। अब ऐसे कोई म्यूचुअली रह रहा हो तो अलग बात है। अब जैसे हरक सिंह रावत भी दो शादी किया हुआ है, कोई कंप्लेन करे कुछ करे, उसमें कोई हत्या तो किया नहीं है, लेकिन अगर एक महिला कंप्लेन करे तो एक की शादी रद्द हो सकती है। ये प्रोविज़न देश में थोड़ी गंभीर सिस्टम और नैतिकता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, नहीं अराजकता फैल जाएगी ना ऐसे। इसीलिए लड़के हों लड़कियां हों दोनों की संख्या इसलिए बराबर हो कि ये अनुपात चलता रहे, नहीं पुरुषों की संख्या बढ़ेगी लड़कियों की घटेगी तो आधे पुरुष की शादी नहीं होगी। पहले आपने देखे होंगे राजे रजवाड़े कई रानियां क्यों होते थे, कारण बताइए। हाँ, तो तीन इशूज थे। एक तो क्या होते थे, राजे हैं, राजा है, राजकुमार है, वो लिमिटेड होते थे। अब मानो कोई राजा है, उसकी तीन बेटियां हैं तो तीन राजकुमारी हुई। अब राजकुमारी को राजकुमार चाहिए, लेकिन राजकुमार इतने नहीं मिले, बड़े मुश्किल से तो होते थे। कहानी नहीं सुनते थे, एक राजा थे एक रानी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, ऐसे कहानियां बहुत सुने होंगे। अब तीन बेटियां, वो किससे ब्याहेगा, वो किसी प्रजा से तो ब्याहेगा नहीं, वो राजकुमारी खोजेगा। अब कोई देखा यंग एक राजा है उस जगह पे, उसकी दो शादी हुई तो उसने भी जाके एक की शादी कर दी, कम से एक राजमहल में तो रहेगी, इसलिए ज़्यादा हो जाता। दूसरा क्या होता था, आप पॉलिटिकल रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा इसलिए आप संबंध बना लेते हैं, विवाह बारात कर लेते हैं, और जो सुविधाएं हैं वो मिल ही रही हैं उनको। और उसी में बड़ी रानी महारानी होती थी, बाकी सब रानियां होती थी, एक राजा की 10 रानियां थी। आर्टिकल आगे में आ जाइए। समझ में आ गया ये वाला, चली जाएगी सिटीजनशिप। ठीक है भैया, चला अब आ जाइए, हम बात करेंगे, लिखो अब कौन सा आर्टिकल बचा आपका, 10, उसके बाद क्या बचेगा 11, लिखिए। इसको हम बेटा 10 वाले का ना डिटेल करा देंगे। पहले लिखो लिखो नागरिकता, लाइन बदलो, आर्टिकल लिखो 1955, लिखो एक्ट 1955, एक हेडिंग बनाओ, लिखो या सिटीजनशिप एक्ट 1955 लिखो, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक, इस अधिनियम के तहत according to this act,
नागरिकता निम्नलिखित तरीके से हासिल की जा सकती है। Citizenship may be acquired in the following following way। पहला लिखो, जन्म से नागरिकता, सिटीजनशिप बाय बर्थ। Every person born in India on or after January 26, 1950। अब एक नए सिरे से चीज को समझते चलो। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा। Every person born in India on or after January 26, 1950 shall be a citizen of India by birth। ओके, है ना बेटा? कोई भी भारत में पैदा हुआ था आगे पीछे वो सब भारत के नागरिक होंगे। 55 पहला ये कहता है, जब तक कि अनलेस ABC करो या ए लिखो, अनलेस 1 में AB करो, इसमें भी 1 है। अब पहले 1 लिखे ना तुम लोग, नोट्स ऐसे बनाया कर बच्चा, जैसे आपने 1 क्या किया, 1 में क्या किया, 1955 एक्ट के तहत क्या किया, बाई बर्थ। हमने सिटीजनशिप की बात की क्या पहले में, जन्म। हम अगर कहें तो जन्म के द्वारा नागरिकता, तो जब जो भारत में कहीं पर भी आप हैं तो एक तो ये लिखा, लेकिन इसमें कह रहा अनलेस, कैसे? अब इसको लिखोगे रोमन में 2 लिखो, पहले ए लिखो, ए करो, ए में लिखो, उनके माता पिता भारत के नागरिक नहीं हैं जब तक कि उनके माता पिता भारत के नागरिक नहीं हैं और उन्हें राजनयिक छूट प्राप्त है। गौर करना है, हिज फादर इज नॉट एन इंडियन सिटीजन एंड एंजॉयज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। को समझे? उनके पिता लिख दीजिए, उनके, हाँ, हिज फादर पेरेंट्स वर्ड हमने नहीं लगाया इसमें। ऐसा होता है जब कोई डिप्लोमेटिक व्यक्ति आता है तो उस समय जनरली पुरुष ही आते थे, शायद अब ऐसा नहीं होगा। अब वो आए, मान लिया यहाँ पर उसकी माता पिता आए, उसके ऐसा आ गया तो उसका कोई बच्चा यहाँ पैदा हुआ, तो हमने क्या लिख दिया कि 26 जनवरी उसके पहले भारत में पैदा हुआ, वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। लेकिन हमने ये कहा उसमें कि जब तक कि, अगर मान लो उसका माता पिता भारत का नागरिक है, नहीं है पर उसे राजनयिक छूट प्राप्त है। दूसरा उसके लिखो, जब तक कि, है ना, अगर उसका पिता भारत का नागरिक नहीं है और उसे राजनयिक छूट प्राप्त है तो क्या हो जाएगा? तो क्या वो भारत का नागरिक होगा? हाँ, नहीं होगा। दूसरा लिखो, उसके पिता एक विदेशी शत्रु है, हिज फादर इज एन एनिमी
alien and his birth takes place in a territory, his birth takes place in territory under enemy occupation, उसके पिता एक शत्रु, विदेशी शत्रु हैं और उसका जन्म शत्रु के कब्जे वाले क्षेत्र में हुआ है। ठीक है ना? या नॉन ऑफ दीज पेरेंट्स, उनके नॉन ऑफ दीज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक नहीं है। ये कंडीशन में लोग भले ही कुछ हों, भारत के क्षेत्र में पैदा हुए हैं, ये नागरिक नहीं होंगे। समझ गए कि नहीं? हाँ, थोड़ा पढ़ लेना, दिमाग लगाना। अब लिखो वंश के आधार पर नागरिकता, दूसरा बिंदु लिखो सिटीजनशिप बाय डिसेंट, वंश, हम चौहान वंश के लोग। ए में 212 था। कम समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा समझते रहो, है ना? थोड़ा नागरिकता हमने बोला कि हल्का सा आपको थोड़ा टर्बुलेंस में रखता है। आध्यात्मिका नहीं समझ में आएगा? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? अरे तुम सिर्फ इतना खिचड़ी पकाओ कि मान लो दुश्मन है, उसका बाप यहाँ पैदा नहीं हुआ है ना? वो लोग नहीं होगा नागरिक, और क्या। इतना क्रिटिकल आपको वहाँ लिखना नहीं होता है, अगर प्रीलिम्स में पूछ ले तो करना तो जरूर पड़ता है, और जहाँ आपको नहीं आता है वहीं सिविल सर्विसेज का सवाल होता है, इसीलिए तो वहाँ भी नहीं आता है। हाँ, जैसे भी तैसे करके सही करना है, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है। वंश में क्या है? कुल, खानदान। ये तो माँ बाप की बात है, वंश की ही बात। तो जरा 2 लाइन इसमें भी लिख लीजिए। वंश के आधार पर अगर नागरिकता को देखें, एक हमने देखा था जन्म के आधार पर, ये आधा ना है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर। अब वंश में आप देखिए क्या है, लिखो 26 जनवरी 1950, पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया आर on or after January 26, 1950 shall be a citizen of India. Person born outside India on or after January 26, 1950 shall be a citizen of India by descent. 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है। हाँ, यदि उसके जन्म के समय कोई एक भारत का नागरिक है, if either of his parents is an Indian citizen
एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, अब लिखो पंजीकरण द्वारा नागरिकता, लिखो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। सोनिया गांधी यहां पे आएंगी, ठीक है ना। सिटीजनशिप एट हम आपको कुछ श्रेणियां बताएंगे, उनमें से कोई एक श्रेणी में अगर आप हैं तो आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो इसमें लिख लीजिएगा, एनी पर्सन बिलोंगिंग टू आइदर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, एनी पर्सन बिलोंगिंग टू आइदर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, निम्नलिखित में से किसी एक से संबंधित कोई भी व्यक्ति। नंबर 1 लिखो, पर्सन्स ऑफ इंडिया भारतीय मूल के व्यक्ति जो सामान्यतः, या ऐसा लिखो, भारतीय मूल के व्यक्ति जो पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए पर्सन ऑफ इंडिया आल्सो रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द 5 year immediately prior to their applying for application of citizenship by registration। भारतीय मूल के व्यक्ति जो पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से ठीक पहले 5 साल तक भारत में रहते हैं। अगर आप 5 साल से भारत में रहते हैं तो आपको सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर्ड करके मिलेगा। एक कंडीशन, भारतीय मूल का व्यक्ति हो। दूसरा, भारतीय मूल के व्यक्ति जो सामान्यतः persons of Indian origin who are ordinarily resident in any country, भारतीय मूल के व्यक्ति जो सामान्यतः are place outside अनडिवाइडेड इंडिया। भारतीय मूल के जो व्यक्ति अविभाजित अविभाजित भारत के बाहर किसी देश स्थान के निवासी हैं। अविभाजित मतलब अब यहां पाकिस्तान यहां वहां वाले कुछ नहीं, मतलब भारत से ही बाहर, फ्रांस अमेरिका कहीं हो। हाँ, भारतीय मूल के व्यक्ति जो सामान्यतः अविभाजित भारत के बाहर किसी देश या स्थान के निवासी हैं। यहां लिखा था भारतीय व्यक्ति के जो 5 साल तक हो भारत के नागरिकता ले सकते हैं। भारतीय मूल के जो व्यक्ति अविभाजित भारत के बाहर किसी देश के निवासी हैं, ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिकों से विवाहित हैं। लिखो आगे, हाँ 3 लिखो, ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिकों से विवाहित हों। पर्सन हु आर और हैव बीन मैरिड टू एनी सिटीजन्स, persons who are or have been married to any citizens, ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिकों से विवाहित हैं या हो चुके हैं, विवाहित से विवाहित हैं या ठीक है विवाहित है लिखो, और आवेदन करने से पहले
and have been ordinarily resident in India for at least 5 years before making the application. विवाहित हैं और आवेदन करने से पहले कम से कम 5 वर्षों से भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं। जैसे सोनिया गांधी राजीव गांधी से विवाहित थे, आए 5 साल रहें, आवेदन करके ले लें। उन्होंने 1986 में नागरिकता ली थी, जबकि विवाह उनको 67-68 में हुआ था, 67। उन्होंने अपने विवाह के 15-17 साल बाद सिटीजनशिप लिया। समझे ना? हाँ, हाँ, हाँ। नेक्स्ट लिखिए, भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। लिख लीजिएगा। लिख लीजिएगा। बाई ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन, बी ग्रांटेड लिख लो, मे बी ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन दी जा सकती है। अब एक लिखिएगा, देशीयकरण द्वारा नागरिकता। ये तो पंजीकरण द्वारा था, देशीयकरण समझते हैं? नेचुरलाइजेशन लिखो, क्वालिफिकेशन हेडिंग बनाओ, क्वालिफिकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन ऑफ अ पर्सन। सिटीजनशिप। देशीकरण में क्या होता है बच्चा? लिखें, पहला लिखो, ही मस्ट नॉट बी ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री, वह ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए वह ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए हम लोग यहां पहुंच रहे हैं 1 2 3 4, है ना? इसको तो हम बोलेंगे बाई, और इसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन, ठीक है ना? और इसको बोलते हैं डिसेंट, और ये बोलते हैं बाई बर्थ। ये 4 हो गए, इन तीनों को जान गए। देशीकरण क्या है? हाँ, देशीकरण एक प्रकार से आप लंबे समय तक भारत में रह रहे हैं, हमारे कस्टम रीति रिवाज सबको अपना लिया आपने। एक लाइन लिखो, वह ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां भारतीय नागरिकों को देशीयकरण द्वारा नागरिक बनाने से रोका जाता है। Where Indian citizens are prevented for becoming citizens by naturalization.
ठीक है। दूसरा लिखो, उस विदेशी राज्य की अपनी नागरिकता त्याग देनी चाहिए थी। ही मस्ट बी रीअनाउंस्ड हिज सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन स्टेट and should have notified the government of India of this act। उस विदेशी राज्य की अपनी नागरिकता त्यागना और अपने कृत्य के बारे में भारत सरकार को सूचित करना। लिखो, अच्छा चरित्र, गुड करेक्टर, कम से कम एक भाषा का ज्ञान। लिखो, नॉलेज फॉर एट लीस्ट वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज। वो इंडियन लैंग्वेज कौन सा होगा मालूम है? जो 8th शेड्यूल में लिखा है। 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं लिखा, उसमें से एक भाषा उसको आती हो। लिखो, एक्सेट्रा। लिखें, यदि भारत संतुष्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इफ satisfied that the application is qualified for naturalization, यदि भारत सरकार संतुष्ट है कि आवेदन देशीकरण के लिए योग्य है, क्वालिफाइड फॉर नेचुरलाइजेशन, ग्रांट हिम सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर सकता है।